हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 को पढ़ रहे थे। अध्याय 7 यानी आपका समाकलन, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 से 7.10 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। बढ़िया मैराथन के रूप में ये आपका समाकलन चैप्टर है और जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराया है। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट आपको एक बार चेकआउट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट एक बार जरूर से चेकआउट करें। वहां पर आपको पूरा कोर्स, पुराना जो वीडियो है, लेक्चर हैं, वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही कक्षा 12 गणित के अंतर्गत जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज भी डाल रखी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उसको भी एक बार आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप गलत कर रहे हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मौज मिलती है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप हमें मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर करिए। आप अपनी राय, सुझाव, जो भी आपको लगता है हमारे वीडियो लेक्चर के बारे में, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करके हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा बूस्ट अप, थोड़ा सा हमारा चैनल ग्रो, और आपकी मदद से, आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर क्रिएट कर सकें। और अगर आप लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को एंजॉय करना चाहते हैं, साथ ही आप पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड करें। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर में। एक्सरसाइज 7.11 का पार्ट 1 देखते हैं। आगे बात करते हैं और आपको कह रहा है भाई कि निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। अब ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल जो हैं वो लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म के लिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है, जो कि आपका सीधे सीधे 8 नंबर का बनता है। अगर मैं आपको बताऊं, यूपी बोर्ड में जो लॉन्ग आता है वो 8 नंबर का आता है। आपके बोर्ड में, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जहां से भी आपका जो लॉन्ग बनता है वो कितने नंबर का है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ जो लॉन्ग आता है वो कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रगुण की, यानी कि प्रॉपर्टीज की। और इसमें पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर रहता है समाकलन ए से बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी एंड डी टी। मतलब अगर समाकलन चर बदला है और सीमाएं वही रहती हैं तो दोनों ही वैल्यू बराबर रहती है। अर्थात निश्चित समाकलन का मान समाकलन चर के बदलने पर अपरिवर्तित रहता है यदि समाकलन की सीमाएं वही रहती हैं। लिमिट अगर सेम है, लिमिट अगर नहीं बदल रहे हैं और चर x की जगह t कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रूफ देख लीजिए किस प्रकार से करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बता रखा है कि अगर स्मॉल एफ एक्स का हम मान के चलते हैं कि समाकलन है वो कैपिटल एफ एक्स है, ये मान के चले, ठीक है, माना, तब इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, इसको हम बोल सकते हैं भाई कैपिटल एफ टी। ठीक है, तो भाई यहां से एल एच एफ ले लो और सिंपली एल एच एस आर एच एस आप आसानी से दिखा सकते हो। एल एच एस क्या भाई, कि एल एच एस आपने लिया कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब आपको पता है एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स की जगह हम कैपिटल एफ एक्स ले रहे हैं और लिमिट जा रही है ए से बी, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सो एफ बी माइनस का एफ ए, एल एच एस हो गया। देन आर एच एस की बात करें तो आपके पास आर एच एस था कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी एंड डी टी। ठीक है, तो आपको पता है कि एफ टी का हो जाएगा कैपिटल का एफ टी एंड लिमिट जाएगी ए टू बी। ठीक है, तो यहां से आपको पता है क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस का एफ ए। अब आप चेक कर लीजिए एल एच एस और आर एच एस को। भाई एल एच एस कितना मिला अपन को, एफ बी माइनस एफ ए। देन आर एच एस कितना मिला, एफ बी माइनस एफ ए। तो प्रगुण एक के हिसाब से आप क्या कह रहे हैं भाई, ये आपका एल एच एस बराबर आर एच एस कर सकते हैं पहले तो। ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, और आपको प्रगुण एक के हिसाब से
ये सारे ही प्रगुण मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रगुण 1 के हिसाब से आपने कहा भाई कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी एंड डी टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे ही प्रगुण आपको अच्छी तरीके से याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, प्रगुण नंबर 2 की बात कर लें। प्रॉपर्टी नंबर आपकी सेकेंड क्या है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब जरा गौर करें आप क्या किया गया यहाँ पर, यहाँ लिमिट थी ए से बी और कर दी बी से ए, तो ऐसा करने पर यहाँ पर चिन्ह हो गया माइनस का। इसका मतलब क्या है कि अर्थात यदि किसी निश्चित समाकलन की सीमाएं आपस में बदल दी जाए तो उसके मान का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जो उसकी वैल्यू है उसके जो साइन हो वो चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रूफ भी बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले तो LHS की बात कर लेंगे। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स के लिए हम अगर मैं बात कर लूँ माना, यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। देखो प्रगुण भी आप प्रगुण का डेरिवेशन भी समझिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो अनसॉल्व में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें ईयर में कोई प्रगुण का उनका डेरिवेशन, प्रगुण का डेरिवेशन आपसे जरूर पूछा गया। ठीक है, ये तो बहरहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो प्रगुण आएंगे, जो प्रॉपर्टी आएंगी वो इंपॉर्टेंट रहेंगी और वो आपसे पूछी भी गई है बोर्ड पेपर में, ध्यान रखिएगा इस बात को। सो माना इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स, ये मान लिया। अब यहाँ पर LHS ले लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, और LHS वाला सिस्टम है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो कितना हो रहा है कैपिटल एफ एक्स और ये आएगा ए टू बी। वैल्यू अगर पुट करेंगे अपन तो यहाँ पर हो रहा भाई एफ बी माइनस का एफ ए, ये हो गया LHS का मान। देन RHS की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो RHS में क्या है भाई कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ले रहे हैं माइनस और एफ एक्स का ले रहे हैं कैपिटल का एफ एक्स एंड लिमिट है बी टू ए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस, और आपको पता ये हो जाएगा अपर लिमिट एफ ए माइनस का फिर एफ बी स्मॉल लिमिट लोअर लिमिट, स्मॉल नहीं लोअर लिमिट, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो एफ ए माइनस माइनस प्लस एफ बी, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एफ बी माइनस का एफ ए। आप यहाँ पर सिस्टम देख सकते हैं कि भाई LHS की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए, RHS की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए, और यहाँ से आपने बता दिया कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि प्रगुण नंबर 2 क्या हो गया, प्रगुण 2। तो भाई प्रगुण 2 के लिए आप बता रहे हैं, याद रखिएगा बिल्कुल कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है माइनस बी टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स। सिंपल, ये आपको याद रहेगा। ये हो गया प्रगुण नंबर 2। तो तीसरे प्रगुण की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रगुण 3। तो ये क्या है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब जरा आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर आपने क्या किया कि ए और बी के बीच में एक लिमिट सी लगा दी इस तरीके से, एक ऊपर एक नीचे, बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ऊपर और नीचे ये सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए लेस देन सी लेस देन बी, इतना कह रहा है, यानी कि जो C है वो A और B के बीच में कहीं होगा। अब बीच का मतलब ये नहीं होता कि एकदम मध्य पॉइंट, एकदम मिडिल पॉइंट नहीं कह रहा। ठीक है, बीच में कहीं हो सकता है, जैसे कि 1 और 10 के बीच में कहीं 7 होता है, कहीं 7 होता है, या 1 और 10 के बीच में कहीं पर 4 होता है, वही वाली बात कर रहा है। ठीक है, कि A और B के बीच में कहीं C रहेंगे। तो प्रूफ देख लेते हैं। अब जैसे आपको पता है कि मान के चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स स्मॉल एफ एक्स का जो है वो कैपिटल एफ एक्स ही हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी फंक्शन का समाकलन कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से स्मॉल एफ एक्स का हमने कैपिटल एफ एक्स मान लिया। देन LHS की बात कर लेते हैं। सिस्टम आपको पता है किस तरीके से होता है कि कैपिटल एफ एक्स और लिमिट जाएगी ए से बी, तो आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस का एफ ए। इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान रहते हैं, प्रूफ भी आप देख पा रहे हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा
कैपिटल, अगर मैं आर एच एस की बात कर लूँ तो आर एच एस आपने सिस्टम ले लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से कितना मिल जाएगा एफ एक्स और लिमिट रख रहे हैं ए से सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स और लिमिट रख रहे हैं आप सी से बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई एफ सी माइनस का एफ ए प्लस फिर लोअर लिमिट रखिए एफ, पहले अपर लिमिट, सेकेंड वाले पार्ट में अपर लिमिट देन लोअर लिमिट माइनस का एफ सी। तो आपको पता है, आप ये देख पा रहे हैं कि माइनस एफ सी एंड प्लस एफ सी, ये प्लस एफ सी एंड ये माइनस एफ सी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल रहा है एफ बी माइनस का एफ ए, यानी कि आपको एल एच एस वाला जो सिस्टम था वो मिल गया एफ बी माइनस एफ ए एंड आर एच एस वाला सिस्टम था वो भी मिल गया एफ बी माइनस एफ ए। और यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हो कि भाई एल एच एस बराबर आर एच एस। क्या कह रहे हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस। तो यहाँ से आपने क्या निकाला भाई, प्रगुण नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है आपकी तीसरी, वो क्या ज्ञात किया आपने कि समाकलन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर समाकलन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन सी टू बी एफ एक्स एंड डी एक्स। इसको आपको अच्छे से याद रखना। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रगुण नंबर 3। आपने ये जो प्रगुण नंबर 3 देखा था, इसमें क्या था कि आपने लिमिट ए और बी में एक लिमिट सी के बीच में एक लिमिट सी रख दी थी। वहीं पर इसके मैं जनरलाइजेशन की बात करूं कि आप कितनी भी लिमिट लगा सकते हैं। जनरलाइजेशन यानी व्यापीकरण, ठीक है, व्यापकीकरण, ठीक है, व्यापकीकरण। तो जनरलाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ए और बी के बीच में आप कितनी भी लिमिट लगा सकते हैं, यानी कि ए और बी के बीच में आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn तक लिमिट किसी भी प्रकार से लगाकर आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ए से C1 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन C1 से C2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन C2 से C3 एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Cn माइनस 1 टू Cn एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन Cn से B एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने ये गौर किया कि A और B के बीच में आप कितनी भी लिमिट रख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4, प्रगुण नंबर 4, बढ़िया प्रगुण है, इंपोर्टेंट प्रगुण है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आगे हमेशा याद रखना, यहाँ आप देख रहे हो ये x है और यहाँ देख रहे हो ये a प्लस बी माइनस एक्स है। इसका मतलब क्या करना है आपको, हमेशा के लिए मैं आपको आगे के लिए बता दूं, जब इस तरीके से चीज़ देख रहे हो आप तो यहाँ पर आपको सीधे मानना है, माना x बराबर a प्लस बी माइनस टी। ठीक है, x नहीं मानेंगे, माना a प्लस बी क्योंकि फिर वो तो सिस्टम बिगड़ जाएगा ना, a प्लस बी माइनस टी मान लेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, a प्लस बी माइनस टी मान लेंगे, जो यहाँ पर आपको दे रखा है इस हिसाब से माना आपने। ठीक है, अब अवकलन करेंगे तो dx बराबर कितना निकलेगा, माइनस का dt निकलेगा, dx बराबर dt। अब अगर आप लिमिट चेंज करते हैं, जब x बराबर a लिमिट, तो t बराबर कितना निकलना भाई, t की जगह अगर आपने यहाँ पर a रख दिया तो माइनस a होगा और माइनस a प्लस a कट जाएगा तो t का मान निकलना b। ठीक है, और जब x बराबर अपर लिमिट b है तो t बराबर, अब देखो t के स्थान पे अगर आपने b रखा तो माइनस b हो जाएगा और प्लस b और माइनस b कट के t का मान आ जाएगा a। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिमिट भी निकाल ली। अब इसमें आप LHS वाला पार्ट लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि x बराबर रखना है ना, तो LHS ले लिया। क्या ले लिया, LHS। तो LHS क्या था भाई, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। भाई यही सिस्टम है ना, देखो LHS में ये है। ओके, तो LHS आपने ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आप x चेंज कर रहे हैं, x के स्थान पर रखना है अपन को, x के स्थान पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस टी, dx के स्थान पर आएगा माइनस का dt। अब लिमिट भी बदलेंगे, जब x बराबर a तो t बराबर b, x बराबर b तो t बराबर a, लिमिट भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, a की जगह b और b की जगह a हो गया f,
ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स की जगह आना है ए प्लस बी माइनस टी, और डी एक्स की जगह आना है माइनस का डी टी। माइनस तो बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले, माइनस बाहर निकाला, बी टू ए एफ ए प्लस बी माइनस टी एंड डी टी। ठीक है, अब आपने प्रगुण नंबर 2 देखा था, याद कीजिए। ठीक है, और आगे जाके जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस आप बता देंगे ये प्रगुण 2 है, प्रगुण 1 लगाया, प्रगुण 4 लगा रहे हैं, कौन सा प्रगुण लगा रहे हैं। ठीक है, प्रगुण अगर 2 की बात दिलाऊं, मैं आपको याद दिलाऊं, तो प्रगुण नंबर जो 2 था वो इस तरीके से था कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ले रहे थे माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये था प्रगुण नंबर 2। मतलब क्या प्रगुण नंबर 2 का था कि अगर आप लिमिट को बदल रहे हैं, अगर आप लिमिट बदलते हैं तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने b और a को चेंज किया तो यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा फिर प्लस का। बात समझ में आई होगी आपको, चिन्ह कर देंगे अपन प्लस। तो लिमिट चेंज करी और b टू a की जगह a टू b कर दिया f a प्लस b माइनस t एंड dt। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिख देना है, किस हिसाब से, ये आप पूरा प्रगुण नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरे प्रगुण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार आप एक सवाल में हो सकता है 3 प्रगुण लगा रहे हो, तो तीनों प्रगुण थोड़ी लिखते रहोगे। तो यहाँ पर आपने किस चीज का इस्तेमाल किया, प्रगुण 2 का, ऐसे बता दीजिए सिंपल। अच्छा, प्रगुण नंबर 1 याद है आपको, प्रगुण नंबर 1 जो था वो था आपका एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी एंड डी टी। प्रगुण नंबर 1 ये था। मतलब अगर समाकलन चर बदल देते हैं तो उस निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। अगर सीमाएं वही रही ए टू बी, अगर सीमाएं वही रही तो हम समाकलन का चर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर समाकलन के चर बदलने से क्या होगा कि आपको x ले लेना t के स्थान में, बस सिंपल। और यहाँ पर लिख रहे हैं हम प्रगुण 1 से, किसका इस्तेमाल किया, प्रगुण 1। तो प्रगुण 1 का इस्तेमाल किया तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, ए टू बी बराबर में ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स, माइनस एक्स एंड डी एक्स। अच्छा, आपने गौर किया होगा, अगर आपने गौर किया है कि नहीं किया, मैं हमेशा जब भी सवाल लगाता हूँ कुछ भी तो बराबर के निशान पर बड़ा ध्यान देता हूँ, बराबर का निशान जरूर लगाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक बार मुझे मेरे सर ने कहा था कि भाई ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपको कोई कभी टोक ना पाए, और हमेशा कोई भी, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि काफ़ी स्टूडेंट, मैं अभी आपको खुद अपने आप को देख लीजिएगा, आप खुद अपने आप को पहचान लीजिएगा कि आप उन स्टूडेंट्स में हैं या नहीं, कि जो स्टूडेंट बराबर का निशान नहीं लगाते। अभी आप अपनी कॉपी उठा के देख लीजिए और मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको हर लाइन, हर सेंटेंस, हर एक समीकरण के बाद एक बराबर का निशान जरूर से जरूर लगाना चाहिए। ये बराबर का निशान इसीलिए तो दिया क्योंकि आप समीकरण दर समीकरण बराबर करते हुए जा रहे हैं, और अधिकतर स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। मैं एक गलती और बताता हूँ, अब मैं ये इसमें आ रहा हूँ तो आपको एक गलती और बताता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो एक्स ऐसा नहीं बनाते हैं, वो एक्स ऐसा बना देते हैं। अब आप खुद से देख लीजिएगा कि आप कौन से स्टूडेंट्स में आते हैं जो एक्स ऐसा बनाता है कि जो ऐसे बनाता है। अच्छा, आपको याद होगा कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कैपिटल एक्स ऐसे और स्मॉल एक्स बनाने के लिए हमें ऐसे सिखाया जाता था। टीचर हमें ऐसे करते हैं, और हम मैथ के टीचर्स को देखते हैं कि वो तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और फिर हम उस एक्स का अपभ्रंश कर देते हैं। एक्स कहीं का एक्स नहीं रहता है और उसको हम बनाने लगते हैं ऐसे। अब आप देख लीजिएगा आप अपने उस स्टूडेंट्स में हो या नहीं, या फिर आपके आसपास क्लासमेट इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं कि बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में गलतियां करते हैं। एक्स हैंड राइटिंग उनकी बहुत ही बेकार हो जाती है इस तरीके से चीज़ों करने से। हैंड राइटिंग सुधर सकती है, बस वो वाली बात है कि आप सुधारना चाहें। अक्षर आप ज्यों करते हो, अब ए को ए बनाइए ना, ए को ए बनाइए, बी को बी बनाइए, सी को सी बनाइए, अक्षर सही रखिए, आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। ठीक है, हाँ, बस मैं थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन भटकने की बात नहीं है, आपको चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्रगुण 4 को किस तरीके से मैंने प्रूफ किया, ये आप समझ गए कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स। सिंपली
प्रूफ की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ, ध्यान रखना। इस तरीके से जो कुछ भी मैंने कहा यहाँ तक मैंने सिद्ध किया, वहाँ तक मैंने कुछ आपको नहीं बताया, उसके बाद ही मैंने बताया आपको। तो LHS बराबर आपने कर दिया ये RHS, ठीक है ना। सुन लीजिएगा मेरी बात, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो LHS बराबर RHS आपने दिखा दिया। और प्रगुण नंबर जो 4 था, प्रगुण नंबर 4, तो उसमें आपने क्या सीखा प्रगुण नंबर 4 में कि इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx बराबर होता है a टू b f, आप कहते हैं भाई a प्लस बी माइनस एक्स एंड dx। ध्यान रखिएगा, ये बात हो गई अपने प्रगुण नंबर 4 की। प्रगुण 5 को देखते हैं। और अगर आपको प्रगुण 5 दिख रहा है, समझ पा रहे हैं, तो मुझे देखिए बताइए ये बात कि आपको प्रगुण 5 देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं। जरा प्रगुण नंबर 4 को देख लीजिए एक बार, ये रहा आपके पास प्रगुण नंबर 4, कुछ समझ पाए? बिल्कुल, यहां पर कुछ नहीं है। प्रगुण 4 और प्रगुण 5 दोनों ही प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। प्रगुण नंबर 4 एंड प्रगुण नंबर 5 दोनों ही प्रॉपर्टी एक जैसी हैं। यहां पर क्या देख पा रहे हैं, ए के स्थान पे आपने यहां 0 रख दिया प्रगुण नंबर 5 में, और बी के स्थान पे ए रख दिया। तो ऐसा करने पर यहां पर आप रख रहे हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, यहां पर आपने रख दिया कितना 0, और इसके स्थान पे क्या रख दिया ए। तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस एक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और यही चीज है। और प्रगुण नंबर 4 याद होगा मैंने कैसे हल किया था, मान लिया था जो सिस्टम अंदर था ए प्लस बी माइनस एक्स, इस यहां इस सिस्टम से बनाया था आपने, x बराबर माना था a प्लस बी माइनस टी। प्रगुण नंबर 4 जो हल किया था इस तरीके से, सेम तरीका है प्रगुण नंबर 5 को प्रूफ करने का, देख लेंगे। तो यहां पर आपने क्या किया, माना x बराबर LHS वाला पार्ट ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले यहां देख लें, माना x बराबर आपने क्या माना a माइनस टी, ध्यान रखिएगा। और यहां से आपको मिल जाएगा dx बराबर माइनस का dt। अब आपको पता है लिमिट को हम चेंज करेंगे जब x बराबर 0, तो t बराबर, अगर आपने x का मान 0 रखा यहां पर, ठीक है, समझिएगा, x बराबर 0 रखा तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, t बराबर आ जाएगा a, तो t बराबर a। और जब x बराबर a, तो अब अगर आपने x का मान a रखा तो यहां पर a रखने से क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 0, तो t बराबर 0। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, LHS ले लेते हैं सबसे पहले। तो LHS, तो LHS क्या ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx, है ना। यहां पर क्या करेंगे भाई, लिमिट चेंज करेंगे और x के स्थान पर रख रहे हैं a माइनस टी। तो लिमिट 0 है, जब x की वैल्यू 0 तो t का मान a रखना है ना। तो जब x 0 तो t का मान a रख रहे हैं, और जब x बराबर आपने a लिया तो t का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ पर 0 आना है, एंड ये होना f a माइनस टी, एंड dx के स्थान पे कितना आना भाई, dx के स्थान पे माइनस का dt, तो माइनस का dt। अब सिंपली माइनस बाहर निकाल लेंगे, a से 0 f a माइनस टी एंड dt। अब आपको प्रगुण नंबर 2 की कहानी याद है कि अगर हम लिमिट बदलें, हम लिमिट को ऊपर नीचे करें तो जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट a से 0 है, अब 0 से a करने के लिए माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ करें 0 से a, ठीक है ना। लिमिट अगर आपने ऊपर नीचे की तो ये जो माइनस दिख रहा है ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ठीक है सिस्टम। आगे बात करें तो यहाँ पर आप ले रहे हैं f a माइनस टी एंड dt। और प्रगुण 1 क्या कहता है भाई, प्रगुण 1 कहता है कि समाकलन चर हम बदल सकते हैं। तो t के स्थान पे आपको रख लेना x, कितना रख लेना है x, 0 से a f a माइनस x, तो यहाँ आ जाएगा tx। तो LHS बराबर RHS, सिस्टम प्रूफ। एंड प्रगुण नंबर 5 यहाँ से आपने सीखा कि प्रगुण नंबर 5 क्या सीखा कि अगर समाकलन 0 से a f(x) dx है तो हम इसको लिख सकते हैं समाकलन 0 से a f a माइनस एक्स एंड dx। तो इस तरीके से ये भाई बना आपका प्रगुण नंबर 5। ओके, एक चीज और मुझे अचानक से याद आ गई, अब वो चीज आपको भी ध्यान आई होगी जब मैं करा रहा था कि प्रगुण नंबर 4 में मैंने एक गलती कर दी थी जब मैं समझा रहा था। बाकी मैंने किया तो सब सही था, है ना। जब मैं बोल रहा था तब मैंने वो गलती कर दी थी कि यहाँ पर इस सिस्टम में
x की जब वैल्यू रखनी थी, तो कहने का मेरा मतलब था यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ x, लेकिन है क्या कि x की वैल्यू तो यहाँ रखेंगे ना, इस तरीके से, ठीक है। मेरा बोलते समय वो ध्यान नहीं रहा होगा, मैंने आपको समझाते समय ये चीज़ ध्यान नहीं रखी, तब वो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया। बाकी मैंने किया सब सही था, ठीक है। हाँ, बोला मैंने शायद गलत होगा, वो हो सकता है। तो था क्या कि x बराबर a प्लस बी माइनस टी। अब अगर आप x बराबर a रखेंगे तो x बराबर a यहाँ रखना है, a प्लस बी माइनस टी, तो ये a से a कट जाएगा, 0 बराबर b माइनस टी, माइनस टी को पक्षांतर करेंगे तो t बराबर आ जाएगा b, तो t बराबर आपने क्या दिखा दिया, b, ठीक है। और जब x बराबर b ले रहे हैं, x बराबर क्या ले रहे हैं, b, तो क्या था, x बराबर a प्लस बी माइनस टी, x के स्थान पे आप रख रहे हैं b, x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, b, तो b, x के स्थान पे b रखने पर यहाँ पर समझिए b बराबर a प्लस बी माइनस टी, तो b से b कट जाएगा, 0 बराबर a माइनस टी पक्षांतर करेंगे तो t बराबर आ जाएगा a, तो t बराबर हम ले रहे थे, ठीक है। हो सकता है मैंने बोलते समय थोड़ा ध्यान ना दिया हो, लेकिन वैल्यू मैंने जो की थी वो सब सही थी, ठीक है। हाँ, तो हो सकता है बोलने में मुझे ध्यान ना रहा होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोग समझदार हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं कि कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, भाई इंसान है, गलतियाँ होती रहती, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी काफ़ी गलतियाँ कर रखी हैं और ये आप लोग जानते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन की गलतियाँ हुई हैं। और इस बारे में स्टूडेंट ने, देखो होता क्या है कि स्टूडेंट ये नहीं देखता है कि मेरा समझाने का तरीका कैसा है, फिर वो स्टूडेंट ये देखता है कि भाई तुमने गलती कैसे करी, ठीक है। अगर मैं कह दूँ यहीं पर, मान लीजिए मैं ऐसे कह रहा हूँ 9, 18, 27, 30, 45, 54, ठीक है, ऐसे कह रहा हूँ, तो फिर वो स्टूडेंट ये नहीं देखेगा 63, 72, 81, 90, ठीक है। हो जाता है कभी कभी सिस्टम, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, भाई ये तो पहाड़ा है तो पहाड़े में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं गलती की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट जो होगा वो कोई भी इंसान हो, वो जो ये पकड़ेगा, ये इस चीज़ को, ठीक है, वो ये नहीं पकड़ेगा कि ये सिस्टम नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो हर कोई ऐसा ही करता है, आपके आस पड़ोस भी आप लोग देखते हैं कि आपने कुछ भी किया हो, लेकिन वो जो भी पकड़ेगा ना वो आपकी गलती पकड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हो जाता है, और मैंने इतनी बड़ी बात यहाँ पर इतने समझा दिया, कोई इतनी एक्स्ट्रा मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी काफ़ी यहाँ कई बार ऊपर नीचे गलतियाँ हुई हैं, और मैं यहाँ समझाते हुए थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रगुण 6 की बात करते हैं, ठीक है। और प्रगुण 6 एंड प्रगुण 7 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इनका डेरिवेशन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो प्रगुण नंबर 6 है आपका कि इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी निकलती हैं, कैसी कि यदि f एक समफलन है, समफलन क्या होता है कि f माइनस एक्स बराबर fx हो जाए तो उसे हम समफलन कहते हैं, ठीक है। तो अगर f एक समफलन हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से बनता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a fx dx, ये बन जाता है। अगर f एक समफलन है, यानी कि f माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर आ रही है, तब माइनस a टू a इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a fx dx हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a fx। और यदि f एक विषम फलन है तो इसका मतलब क्या है कि f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx होगी, और इस स्थिति में आप सीधे 0 कर देंगे आंसर। अगर आप देख रहे हैं कि f एक विषम फलन हो रहा है तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स अगर आप निकालते हैं तो आप कह देंगे कि भी ये एक विषम फलन है, और इसके आंसर सीधे सीधे 0 आप बता देंगे, भाई इतना होता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ तो आपको पता है कि यहाँ पर हम स्मॉल fx का समाकलन कैपिटल fx लेके चल रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब LHS ले लो, और यहाँ पर आपने LHS लिया, LHS, ठीक है। तो LHS में क्या है भाई कि इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx एंड dx, ठीक है। अब आपने प्रगुण नंबर 3 पढ़ा था, प्रगुण 3, ठीक है, प्रगुण 3 से। तो प्रगुण 3 में क्या था भाई कि हम दो लिमिट के बीच में एक लिमिट रख सकते हैं, यानी प्रगुण नंबर अगर 3 में आपको याद दिलाऊं तो ये था a टू b fx dx बराबर a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx,
ये था जहाँ पर a लेस देन सी लेस देन बी होता था। अब यहाँ पर देखो माइनस ए से ए के बारे में बात कर रहा है, माइनस ए से ए के बारे में। तो अगर हम बात करें एक नेगेटिव संख्या और एक पॉजिटिव संख्या के बीच में हमेशा एक जीरो होता है, एक नेगेटिव संख्या और एक पॉजिटिव संख्या के बीच में हमेशा एक जीरो होता है। तो हम यहाँ से ले रहा है कि माइनस ए लेस देन जीरो लेस देन ए, ठीक है। एक पॉजिटिव संख्या और एक नेगेटिव संख्या के बीच में कहीं ना कहीं एक जीरो आपका जो एक जीरो होता है वो हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर आपने यही किया, प्रगुण नंबर 3 से आपने लगा दिया माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब मैं आपको अगर ध्यान दिलाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, लेकिन किस में आ रहा है, ट्वाइस में आ रहा है, और एक आ रहा है जीरो, एक आ रहा है जीरो। तो इस स्थिति में परिवर्तन इससे आएगा, ये जो कुछ भी परिवर्तित करेगा उसका इफेक्ट इस सेकंड वाले पर पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर इसकी वैल्यू, समझना बात को, अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल दी जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, समझना, तो ये यहाँ पर प्लस लगा, तो ये दोनों प्लस होके बना देंगे ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बिल्कुल। अब अगर वहीं पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू निगेटिव में जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स आ गई, तो ये दोनों, ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, और ये आप देख रहे हैं प्लस का, तो ये प्लस माइनस करके दोनों की वैल्यू यहाँ से फिर जीरो हो जाएगी। तो अंतर किस में आना है भाई, जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखना है वो इस वाले में परिवर्तित करना है। यानी जब इसमें करना है तो पहले ही वाले को पकड़ लेंगे और पहले वाले को हल करेंगे, और पहले वाले को हल करके देखेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको दो कंडीशन के बारे में पहले से दे रखा है, कह रहा है कि एफ एक समफलन है एंड एफ एक विषमफलन है, दोनों ही कंडीशनों को लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर इस वाले पार्ट को पकड़ लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मानेंगे अपन, माना x बराबर माइनस का t, x बराबर माइनस टी, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर सिस्टम क्या था, f माइनस एक्स एंड f माइनस एक्स था ना सिस्टम, तो इसी हिसाब से मानेंगे x बराबर माइनस टी। ऐसे ही नहीं मान लिया, यहां पर आप देख पा रहे थे इसलिए माना, है ना, f माइनस एक्स है तो x बराबर माइनस टी अपन ने ले लिया यहाँ पर। और अब इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, dx बराबर माइनस का dt, है ना। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो जब x बराबर माइनस ए, तो अगर आपने x का मान माइनस ए यहाँ रखा तो माइनस से माइनस कर जाएगा, तो t का मान कितना आएगा a। जब x बराबर जीरो, तो x के लिए अपर लिमिट जीरो है, तो t का मान कितना आएगा, यहाँ पर अगर आपने x का मान रखा तो t का मान कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है ना। हाँ, तो आपने लिमिट भी चेंज कर दी यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि लिमिट माइनस ए है तो लिमिट हो गई a, और यहाँ पर हो गया जीरो, एफ एक्स के स्थान पे माइनस का t और डी एक्स के स्थान पे माइनस का डी टी। अब माइनस बाहर निकाल लो और ये हो गया a से जीरो f माइनस टी एंड डी टी। अब प्रगुण नंबर 2 आपको याद है, प्रगुण कि अगर लिमिट हम ऊपर नीचे कर दें, प्रगुण 2 से, ठीक है, अगर हम लिमिट ऊपर नीचे कर दें तो चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या करना है, लिमिट आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि a से जीरो है, हम कर देंगे जीरो से a, तो माइनस की चीज हो गई प्लस की, एंड f माइनस का t एंड डी टी। अब प्रगुण नंबर 1 आपने पढ़ रखा है कि समाकलन चर हम बदल सकते हैं, प्रगुण 1 से, ठीक है, प्रगुण 1 से समाकलन चर हम बदल सकते हैं। तो 0 से a f माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के हम रख देंगे, ये जो आपने मान निकाल ली, ये किसका मान निकाल लिया, इसका मान निकाला ना, जीरो माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स का मान निकाला आपने, जीरो से ए एफ माइनस एक्स एंड डी एक्स, इसको उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ से आप कह रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 जो था वो था आपके पास माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ एक्स एंड डी एक्स, और पहले वाले हिस्से में आपने वैल्यू निकाल ली है कि जीरो से ए एफ, जीरो से ए एफ माइनस एक्स एंड डी एक्स प्लस जीरो से ए
एफ एक्स एंड डी एक्स। अब पहली कंडीशन देखिए, केस वन क्या है भाई, जब एफ एक्स एक सम फलन है, एक सम फलन है। जब एफ एक्स एक सम फलन है तो आपको पता है ऊपर दे रखा था, एफ एक्स एक सम फलन होने पर एफ माइनस एक्स की वैल्यू होगी एफ एक्स, तो उठा के रख दीजिए। तो यहां से आप कर रहे हैं कि प्रगुण था आपका माइनस ए से ए एफ एक्स और डी एक्स, इसका मान आपने निकाला 0 से a, और यहां पर आपको क्या रखना है, f माइनस एक्स के स्थान पे एफ एक्स, ठीक है, स्थान पे एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स एंड डी एक्स। तो ये जुड़ के हो जाएगा माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स, दोनों एक जैसी चीजें हैं, तो ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स एंड डी एक्स, जब एफ एक्स एक सम फलन है, ठीक है, व्हेन एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन। तो इस तरीके से आपका ये पहला केस हो जाएगा, समझ गए बात। हाँ, और आपको ये जो डेरिवेशन है प्रगुण 6 एंड 7 का, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, वो ध्यान रखना है क्योंकि ये आने के चांसेस रहते हैं। केस नंबर 2, तो भाई केस 2 क्या है भाई, आपका शर्त सेकंड थी कि एफ एक्स एक विषम फलन है, विषम फलन है। अब एफ एक्स एक विषम फलन होगा तो इस स्थिति में आप कह रहे थे एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स, ठीक है। अब ये एफ विषम फलन की स्थिति में एफ माइनस एक्स आप देख रहे हैं, तो यहां पर एफ माइनस एक्स की वैल्यू जो स्टार्टिंग में था आपके पास, इस जगह पर आप माइनस एफ एक्स रख देंगे, ठीक है, माइनस एफ एक्स रख देंगे। तो यहां पर रख रहे हैं, तो यहां से क्या भाई आपके पास था माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a माइनस का एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स एंड डी एक्स। तो माइनस बाहर निकालना है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स एंड डी एक्स। अब आप देख पा रहे हैं एक चीज प्लस की एक चीज माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए से a एफ एक्स एंड डी एक्स बराबर आ जाएगा 0 जब एफ एक्स एक विषम फलन है। तो इस तरीके से ये प्रगुण नंबर 6 होता है जो आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको प्रगुण 6 याद दिला दूं, और डेरिवेशन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि भाई प्रगुण 6 था अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। क्या हो रहा था कि ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स एंड 0। अब यहां पर ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो रहा था जब एफ एक्स एक सम फलन है, जब एफ एक्स एक सम फलन है। और सम फलन का मतलब क्या होता है भाई, एफ एक्स एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये मिल जाए। और 0 कब हो रहा था, जब एफ एक्स एक विषम फलन है, विषम फलन है। इसका मतलब क्या है कि f माइनस एक्स हो जाए माइनस का एफ एक्स, ठीक है। तो ये था कुछ आपका प्रगुण नंबर 6 जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। प्रगुण 7 की बात करते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं जो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रगुण नंबर 7 जैसे मैंने आपको कह रखा है, प्रगुण 6 एंड 7 आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ओके। डेरिवेशन भी साथ में। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यदि f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, और 0 यदि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो प्रगुण 6 की ही तरह है, ठीक है। और यहां आप देख रहे हैं लिमिट है 0 से 2a, तो 0 है और एक है संख्या 2a, यानी किसी संख्या का डबल, 2a का मतलब हुआ दुगना। तो 0 और 2a के बीच में एक संख्या हम a मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ठीक है। फिर लगा देंगे हम प्रगुण 3, जैसे अपन ने ये प्रगुण 6 को सॉल्व किया वैसे ही कर रहे हैं। और यहां पर आपने ले लिया LHS, सबसे पहले प्रूफ में ले लेते हैं आप LHS, ठीक है। और यहां से है भाई कि 0 से 2a एफ एक्स एंड डी एक्स, तो यहां पर क्या लगा रहे हैं पहले, प्रगुण 3 है ना, प्रगुण 3 से अब यहां पर आप कह रहे हैं कि 0 लेस देन a लेस देन 2a,
और 2a और 0 के बीच में, 0 2a के बीच में आपने a मान लिया, तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। अब जरा सवाल में आप देखो कि क्या है, देखो ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स होना है ना, तो इसका मतलब जो कुछ भी आपको करना है वो इसमें करना है, क्योंकि यदि आपने इसको 0 से a एफ एक्स डी एक्स दिखा दिया तो ये सिस्टम और ये वाला सिस्टम दोनों ही सिस्टम जुड़ के ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स बना देंगे, बिल्कुल। और यदि आपने इस सिस्टम को दिखा दिया -0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो इस स्थिति में ये वाला सिस्टम प्लस का है और ये वाला सिस्टम आपका माइनस का है, तो एक प्लस और एक माइनस मिलके क्या बना देगा, 0 बना देगा, बस। ठीक है, तो जो कुछ भी करना है आपको ये दूसरे वाले में करना है, उस स्थिति में हम इस दूसरे वाले को पकड़ लेंगे। ठीक है, यहां पर सेकंड वाले को पकड़ लेते हैं, और अब यहां पर आप कह रहे हैं कि भाई अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, क्या, इसको कि a से 2a एफ एक्स और डी एक्स। और प्रगुण 6 आपको याद रखना है, क्या कहा था मैंने वहां पर कि x को मानेंगे। अब यहां पर x मानेंगे, किस हिसाब से मानेंगे, जो आपका सवाल में दे रखा है, यहां पर देखिए 2a माइनस एक्स, तो इस हिसाब से ही मानेंगे। ठीक है, तो माना x बराबर 2a माइनस टी। ओके, तो यहां से मिल जाएगा dx बराबर माइनस का dt, एंड अब लिमिट बदलेंगे, यदि x बराबर a, तो अगर आपने x का मान यहां पर a रखा तो t का मान निकलेगा a। ठीक है, t का मान निकलेगा a, क्यों, क्योंकि अगर आपने x का मान a रखा, यहां पर a रखा, तो t आप पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और a पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2a में से a जाएगा तो बचेगा a। और यदि x बराबर आपने 2a है तो t का मान कितना निकलेगा, अब देखो x का मान अगर आपने 2a रखा तो याद देख रहे हैं ये 2a से ये वाला 2a कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिमिट भी चेंज कर दी। अब यहाँ पर रख देते हैं, और लिमिट है जब a है तो t का मान a है, और जब 2a है तो t का मान 0 हो रहा। एफ एक्स की जगह आ रहा है 2a माइनस का t, एंड dx की जगह ले रहे हैं माइनस का dt। सबसे पहले माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a टू 0 एंड f 2a माइनस टी एंड dt। अब आपको प्रगुण 2 याद है कि अगर हम लिमिट को ऊपर नीचे कर देते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्रगुण 2 से। ठीक है, प्रगुण 2 क्या कहता है कि अगर आपने लिमिट ऊपर नीचे की, ठीक है, लिमिट ऊपर नीचे की तो चिन्ह बदल देंगे, यानी a से 0 है, 0 से a करेंगे तो माइनस का है तो प्लस का कर दिया, एंड f 2a माइनस टी एंड dt। अब प्रगुण 1 लगाएंगे कि हम समाकलन चर बदल सकते हैं, तो t की जगह ले लेंगे x। ठीक है, समाकलन चर हम बदल सकते हैं, तो 0 से a f 2a माइनस एक्स एंड dx, 2a माइनस एक्स एंड dx। ठीक है, यहाँ पर लेना है dx। ओके, इस तरीके से। अब ठीक है, अब इसको यहाँ पर आपने मान लिया भाई समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लिया, समीकरण 1, और ये वैल्यू उठा के अब रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर निकाला, आप यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भाई प्रगुण क्या बन रहा था अपने पास, समीकरण 1 जो प्रगुण था कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ले लिया था 0 से a एफ एक्स डी एक्स, प्लस जो दूसरे वाला था उसके लिए ये बनाया आपने 0 से a एफ 2a माइनस एक्स एंड डी एक्स, ये बनाया। अब आपके पास दो शर्त हैं कि यदि f 2a माइनस एक्स, यदि f 2a माइनस एक्स, ध्यान दो ये दो शर्तें दी रखी हैं आपको, यदि f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है और यदि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, तो इन दोनों शर्तों पे आ जाते हैं। केस 1, ठीक है, केस फर्स्ट या कंडीशन 1 या शर्त 1। ठीक है, तो यहां पर आप रख रहे हैं कि यदि जब f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो रख देंगे उठा के, तो यहां से क्या मिल जाएगा कि 0 से 2a एफ एक्स एंड डी एक्स बराबर 0 से a एफ एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पर आप रख रहे हैं f 2a माइनस एक्स के स्थान पे एफ एक्स, तो 0 से a एंड एफ एक्स डी एक्स, तो दोनों एक जैसा है तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 2a
एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ 0 से एफ एक्स एंड डी एक्स। तो ये हो जाएगा पहला। ठीक है, अब केस सेकंड है आपके पास, केस सेकंड क्या कहता है भाई कि यदि जब एफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस का एफ एक्स हो जाए, जब 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस का एफ एक्स हो जाए, उस स्थिति में आप कह रहे हैं कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहां पर इस जगह पर एफ 2a माइनस एक्स के स्थान पर रख रहे हैं माइनस का एफ एक्स। ठीक है, तो प्लस 0 से a माइनस एफ एक्स एंड डी एक्स, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स एंड माइनस बाहर निकाला 0 से a एफ एक्स एंड डी एक्स, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा भाई 0 से 2a एफ एक्स एंड डी एक्स बराबर 0। तो इस तरीके से प्रगुण 7 में आपकी दो प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। तो एक बार प्रगुण 7 को मैं फिर से आपको याद दिला दूं। प्रगुण 7, तो प्रगुण 7 किस तरीके से हो रहा था भाई कि 0 से 2a एफ एक्स एंड डी एक्स बराबर आप कंडीशन ले रहे थे कि ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, जब यदि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स है, और 0 कब हो रहा था जब f 2a माइनस एक्स बराबर, यहाँ माइनस एफ एक्स नहीं, जब 2a माइनस एफ एक्स बराबर 2a माइनस एक्स बराबर प्लस का एफ एक्स है, प्लस का एफ एक्स है, तो ये हो रहा था ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स एंड 0 है, तब आपका कंडीशन है कि यदि माइनस एफ एक्स हो जाए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका प्रगुण नंबर 7 है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अगर आप एनसीईआरटी किताब की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे जो प्रगुण दिए रखे हैं वो आपको इस प्रकार से दिए हैं P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड P7। और जो मैंने भी आपको करवाया है उसमें भी कोई अब समस्या नहीं है, उस क्रम में भी आप कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप प्रगुण का नाम लिखने के साथ साथ उस पूरे प्रगुण को भी लिख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको कहूँगा कि आप प्रगुण अच्छे से याद रखें और प्रगुण का नाम लिख दें। ठीक है, इतना भी कल चल जाएगा। और अगर ज़्यादा देखो, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो मैं हर एक प्रगुण को पूरा लिखूंगा ताकि आपको याद बना रहे। आप बार बार जब उस चीज़ को देखेंगे तो याद रहेगा आपको उस चीज़ को। ठीक है, उससे आपकी जो मेमोरी है, जो आपको देखने से आपको काफ़ी कुछ याद होता है। ठीक है, देखने से, सुनने से, और फिर अगर आप पेन चलाते हैं तो उससे आपको ट्रिपल फायदा होता है। ठीक है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है, तो 3 गुना फायदा आपको यहाँ से मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की बात कर लूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं 8 प्रॉपर्टीज हो रही, P0 से लेके P7 तक 8 प्रॉपर्टीज हो रही। एक जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार से कि आप उसके लिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं है, मतलब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 0 से 2a। ठीक है, 0 से 2, अगर मैं आपको इसमें एनसीईआरटी किताब की बात करूँ तो जो P5 है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने नहीं करवाई थी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी कुछ नहीं, प्रगुण तीसरे की तरह, प्रगुण जो 3 मैंने कराया था ना उस हिसाब से। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ये है आपका कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ डी एक्स। अब जरा देख के बताइए मुझे, क्या ये आपको प्रगुण 3 की तरह नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। और मैंने ये आपको अभी प्रगुण नंबर 7 में भी बताया था, इसी चीज़ को मैंने आपको प्रगुण नंबर 7 में बताया था, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं प्रगुण 3 को आपको याद दिलाऊं, प्रगुण 3 से, तो प्रगुण 3 क्या याद था आपको कि 0 a to b एफ एक्स डी एक्स, a to b एफ एक्स डी एक्स आप लेते हैं a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स, जहां जो है a लेस देन c लेस देन b। तो a और b के बीच में c होगा, और निश्चित तौर पे आप यहां पर कह सकते हैं इस केस के लिए कि यहां पर निश्चित ही 0 और 2a के बीच में कहीं ना कहीं a रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये आपका सीधा प्रगुण 3 के आधार पर लग सकता है। ठीक है, 3 के आधार पर अपन ने ऊपर किया भी था।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को नहीं कराया था, क्योंकि मुझे लग रहा था इसकी कोई ज़्यादा खास आवश्यकता है। तो जो भी मैंने आपको प्रगुण बताए हैं, प्रॉपर्टीज बताई हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, निश्चित समाकलन की, उसको मैं एक बार फिर से एक साथ बता देता हूं और आपको उनको याद रखना, जैसे मैंने आपसे कह रखा है। ऊपर मैंने इनका पूरा आपको डेरिवेशन बता दिया है, निगमन बता दिया है, इनका जो प्रूफ है वो सब सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और मैंने अब इनको आपको नोट के तौर पे, वैसे आपको डेरिवेशन भी इनका नोट के तौर पे रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि डेरिवेशन जो है इनका हर एक प्रॉपर्टीज का वो उसमें आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैंने अब ये सारी चीज़ें एक साथ रख ली हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में बेहतर हो। और मैं आपको पता है, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आप नोट्स खुद के बनाइए, आप कहीं से पीडीएफ वगैरह मत बनाइए, आप बाकायदा अपनी एक कॉपी में आप नोट्स क्रिएट कीजिए, वो आपके काम आएंगे। बोर्ड पेपर के जब होगा आपका एग्जाम होगा तब सबसे ज़्यादा आपके जो काम आता है वो आता है आपके नोट्स। इस बात को ध्यान रखिए, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा अपने आप को पुश कीजिए, अपने आप की हदें, जो आपकी हदें हैं उनको पार कीजिए और जुट जाइए मेहनत करने के लिए, और कुछ नहीं है, बस समझ रहे हैं ना बात मेरी। तो देखिए प्रॉपर्टी एक बार फिर से देख लेते हैं, निश्चित समाकलनों के प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी नंबर एक क्या है, प्रगुण 1 क्या है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी। मतलब क्या कि अर्थात निश्चित समाकलन का मान समाकलन चर के बदलने पर अपरिवर्तित रहता है यदि समाकलन की सीमाएं वही रहती हैं। मतलब ये कि अगर ए टू बी अगर इंटीग्रेशन है तो एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी या एफ टी डी टी को हम एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। प्रगुण नंबर 2 की बात करें कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हम कर सकते हैं माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। आपको क्लियर हो रहा है कि अगर लिमिट को हम ऊपर नीचे कर दें तो चिन्ह जो है वो बदल जाता है। यहाँ प्लस का चिन्ह था, अब आप निगेटिव का ले सकते हैं, अगर माइनस का होता है तो फिर हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। अर्थात यदि किसी निश्चित समाकलन की सीमाएं आपस में बदल दी जाए तो उसके मान का चिन्ह बदल जाता है, सिंपल। प्रगुण नंबर 3 की बात करें कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां पर ए और सी के बीच में कहीं पर एक सी होगा, ठीक है। तो और यहां पर आप निश्चित तौर पे ये देख सकते हैं कि ये ए और बी यहां पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट और सी इस तरीके से जा रहा है क्रॉस में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी में अगर मैं व्यापकीकरण की बात करूं, जनरलाइजेशन की बात करूं, तो आप ए और बी के बीच में चाहे जितनी भी लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर आप यहां देख सकते हैं कि ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी वन सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी एन माइनस वन सी एन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी एन इंटीग्रेशन ऑफ सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स। कहने का मेरा मतलब है कि दो लिमिट ए और बी थी जिनके बीच में आपने कई लिमिट लगा सकते हैं, ये इसका मेन पर्पज है। तो जहां ए और बी के बीच में आप देख पा रहे हैं C1 C2 C3 CN माइनस वन एंड CN सो ऑन, आप चाहे जितनी भी लिमिट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बात शुरू होगी लोअर लिमिट पे और खत्म होगी अपर लिमिट पे, इस तरीके से, ठीक है। प्रगुण नंबर 4 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन तो प्रगुण नंबर 1 2 3 को छोड़ के आपको प्रगुण नंबर 4 5 6 7 अच्छे से याद हो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे से समझे हो, अच्छे से बनता हो, समझ लेना इस बात को, ठीक है। अब उसमें कह सकते हो कि अच्छे से रटे हो, फिर आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आपको अच्छे तरीके से चीज़ें आती हूँ, अच्छे 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 अच्छे, समझ गए, हाँ। और इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट को जोड़ना है और वो जो चर है एक्स उसको घटाना है, ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। प्रगुण नंबर 5 की बात करें तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और प्रगुण नंबर 4 और 5 में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, सिमिलर, ठीक है। आगे बात करें प्रगुण 6 की, तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ पर दो प्रॉपर्टी लग जाती हैं कि यदि एफ एक्स एक समफलन है और यदि एफ एक्स एक विषमफलन है, तो समफलन होने की स्थिति में ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, जहां पर समफलन को आप कहते हैं एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स विषमफलन होने की स्थिति में ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आप टोटल 0 कर सकते हैं, और विषमफलन होता है कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करें तो प्रगुण नंबर आपका 7, तो प्रगुण 7 क्या कह रहा है कि 0 से
2a त्रिकोण 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a fx dx बराबर आप ले रहे हैं कि यहां पर भी दो चीजें ही काम करती हैं, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से fx dx यदि f2a माइनस x बराबर fx है, और 0 हो जाएगा यदि f2a माइनस x बराबर माइनस fx है। दोनों ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, और मैंने अच्छी तरीके से इनका जो प्रूफ है, निगमन है, डेरिवेशन है, वो मैंने बता रखा। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी प्रगुण में, एनसीईआरटी में आपको कुल 8 प्रगुण दिए हैं, उनकी ज़्यादा कुछ खास आवश्यकता नहीं है। आप उनका देखो, अब यहाँ पर काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि सर क्रम इनका ऊपर नीचे हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप प्रगुण का नाम लिख दीजिए, या फिर आपको ज़्यादा ही परेशानी है तो आप पूरा प्रगुण भी लिख सकते हो। ठीक है, जो चीज़ मैंने आगे एग्जाम्पल्स को हल करते समय लगाई बताया आपको, आप मात्र प्रगुण का नाम लिख दीजिए, प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए, ये भी चल जाता। अगर आप फिर भी बहुत से स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आ रही है तो भाई फिर वो P0, P1, P2, P3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर मुझ पर भरोसा है तो उस हिसाब से आप जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से सोच लीजिए। फिर बहुत से स्टूडेंट करते हैं नहीं सर ऐसा नहीं, नहीं सर वैसा नहीं, तो फिर आपकी मर्जी, आपको जिस हिसाब से उचित लगे, समझ रहे हो ना। तो ये एक प्रगुण था, और ये वाला प्रगुण किस हिसाब से था, वो आपका कि दो लिमिट के बीच में आप एक लिमिट ऐड करने वाले सिस्टम के हिसाब से, यानी प्रगुण नंबर 3 के हिसाब से कि 0 से 2a fx dx बराबर 0 से a fx dx प्लस 0 से 2a fx dx, और 0 से 2a के बीच में कोई एक नंबर है a, उसका डबल 2a, तो 0 से 2a के बीच में कोई ना कोई a होगा, तो इस हिसाब से ये आपने प्रगुण बना दिया। तो ये कुल आप 7 प्रगुण कह लो या 8 प्रगुण कह लो, ये प्रॉपर्टीज हो गई डेफिनेट इंटीग्रल की, जिनको आपको ध्यान रखना है। मैंने ऊपर इनका प्रूफ बताया है, अब हम यहाँ से एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। आगे बात करते हैं, और आप ये उदाहरण नंबर आपका 31 है, और इसको देखिए कि -1 से 2 एक्स क्यू मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस वाले सवाल थोड़ा गौर कीजिएगा, किस तरीके से करने किस तरीके से करनी है, एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मॉड ऑफ एक्स को एक्सपेंड करते हैं। अगर मॉड ऑफ एक्स आपने ओपन किया तो किस प्रकार से ओपन होता है, ये आपको याद रखना है। कक्षा 11 में आपने इस चीज़ सीख रखी है कि मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स वेयर एक्स लेस देन 0। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि x होगा, पॉजिटिव x कब होगा, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस x होगा जब x का मान 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ x। अब यहाँ पर देखिए सवाल आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, क्योंकि आपको जो लिमिट दी है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको आप लिमिट को आप तोड़ेंगे तो कितने हिस्सों में तोड़ेंगे, इसके लिए आपने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 0 ले लिया। यहाँ से निकलेगा x कॉमन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप कह रहे हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 1 बराबर 0। तो इस आधार पे आप x की वैल्यू देख पा रहे हैं कितनी आएगी, एक तो आएगा -1, एक आएगा 0 और एक आएगा +1। ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए लिमिट का मान भी आपको, लिमिट का मान कितना दे रखा है, लिमिट का मान 2 दे रखा है, तो 2 और ले लेंगे। तो लिमिट जो आपको तोड़नी है, लिमिट किस हिसाब से तोड़ेंगे, -1 से 0 तोड़ेंगे, फिर 0 से 1 में तोड़ेंगे, फिर 1 से 2 में तोड़ेंगे। इस हिसाब से आप लिमिट को तोड़ रहे हैं, समझना बात को। -1 से 0 में तोड़ना है, 0 से 1 में तोड़ना है, और 1 से 2 में तोड़ना है, सिंपल। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी लिमिट किस स्थिति में। देखो यहाँ पर जो लिमिट आपने तोड़ ली है ना, वो क्या हो जाएगी कि एक तो आप हिस्सा बनाएंगे -1 से 0, फिर एक हिस्सा बनाएंगे आप 0 से 1 का, फिर एक हिस्सा बनाएंगे आप 1 से 2 का। अभी आपको ये सोचना है कि किस अंतराल में ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अंतराल से आपको निकालना बहुत ही मैंने आसान तरीके से बताया है, वो बताया मैंने वर्धमान और ह्रासमान में, बताया है वर्धमान और ह्रासमान में कि किस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं कि कौन से अंतराल में पॉजिटिव होगा, कौन से अंतराल में नेगेटिव होगा। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीज़ है। -1 और 0 के बीच में आप -1/2 सोच सकते हैं, 0 से 1 के बीच में आप प्लस का 1/2 सोच लीजिए, और 1 से 2 के बीच में आपने 3/2 सोच लिया। ठीक है, अब इस 3/2 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। 3/2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू 1, 2 और 3, ये सारी वैल्यू आप यहाँ अगर फंक्शन में पुट करते हैं और देखते हैं कि किसके लिए कौन सी वैल्यू आती है, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगर आपने यहाँ पर रखा तो -1/2 की पावर 3 माइनस का 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा भाई माइनस का 1/8 प्लस का 1/2, तो कितना मिल जाएगा 8 आएगा लासा, -1 प्लस का
4, यानी आएगा 3/8। आपको मतलब मान से नहीं, आपको मतलब है चिन्ह किससे, तो कैसे चिन्ह आया, प्लस का, तो इस अंतराल में रहेगा भाई पॉजिटिव। और पॉजिटिव की स्थिति में आप एक्स क्यू माइनस एक्स, किसको, एक्स क्यू माइनस एक्स को पॉजिटिव रखेंगे, समझना बात को। फिर अगर आपने 1/2 रखा, किस में रख रहे हैं भाई, एक्स क्यू माइनस एक्स में आप 1/2 रखते हैं, तो 1/2 का क्यू माइनस का 1/2, तो यहाँ से कितना मिलेगा 1/8 माइनस का 1/2, लासा आएगा 8 का 1 माइनस 4, तो यहाँ से मिला अपन को माइनस का 3/8, माइनस का 3/8। 3/8 से मतलब नहीं, अपन को चिन्ह से मतलब है, तो यहाँ पर चिन्ह कैसा देख पा रहे हो, दूसरे अंतराल में चिन्ह आपने देखा माइनस, बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है, बहुत ही सही चीज। देखो 1/2 की बात कर लें तो भाई फंक्शन है अपने पास एक्स क्यूब माइनस का एक्स, अब यहाँ पर अगर आपने 3/2 रखा तो 3/2 का क्यूब माइनस का 3/2, तो मिलेगा आपको 27/8 माइनस का 3/2, लासा आएगा 8 का, यहाँ जाएगा 27 माइनस 4 3 12, तो मिलेगा 15/8। कैसा मिला चिन्ह, प्लस का मिला, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। तो आपने क्या देखा कि ये अंतराल बने, ये 3 अंतराल में आप इस फंक्शन को तोड़ेंगे, लिमिट को तोड़ेंगे बेसिकली, और उसके लिए पहला होगा प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ समझ ली, ठीक है। और इसको आपको याद रखना है भाई, इस चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ इस प्रकार से आपका ओपन होता है। अब देखिए सवाल पे आते हैं कि सवाल आपका किस तरीके से जाने वाला है। इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, मज़ा आ गया होगा, तो फिर मज़े के लिए आप लाइक कर देंगे। देखिए आपको कुछ जाना नहीं है ना, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, कमेंट्स करने में, खासकर कमेंट्स करने में तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपनी राय रख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि आखिर आपको जो आपको वीडियो मिल रहे हैं, जो लेक्चर मिल रहा है, उसके लिए आपकी राय क्या है, कुछ भी कैसी भी राय हो आप वो जरूर रखिए। और अगर आप लाइक कर देंगे तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, आपका तो कुछ हर्जा होना नहीं है, सिर्फ प्रेस करना है तो कर दीजिए, इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, और ये आपका इस तरीके से सवाल था, और आपने ये देखा कि हमने इसको लिमिट को चेंज किया। लिमिट किस हिसाब से बदल रहे थे आप, कि आप अंतराल ले रहे थे कि -1 से 0 में ये जो एक्स क्यू माइनस एक्स है ये पॉजिटिव हो रहा था, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे थे। फिर 0 से 1 में आपने देखा था कि एक्स क्यू माइनस एक्स जो हो रहा था वो लेस देन हो रहा था, निगेटिव हो रहा था, लेस देन 0 ले रहे थे। और 1 से 2 में आपने एक्स क्यू माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव बना दिया, ठीक है बेसिकली। अब इसके लिए तोड़ लेंगे, सवाल था अपने पास -1 से 2 मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स एंड डी एक्स। तो इसको अपन कैसे तोड़ रहे हैं भाई, सिस्टम जाएगा -1 से 0, और ये पॉजिटिव लेना, ध्यान रखिएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स एंड डी एक्स पॉजिटिव, फिर प्लस का 0 से 1 में जो फंक्शन लेना है वो माइनस का लेना है, ध्यान रखना, एक्स क्यू माइनस एक्स एंड डी एक्स माइनस से लेना है। फिर प्लस अगला जो लिमिट आपको लेनी है वो 1 से 2 लेनी है, और इसके लिए फंक्शन था प्लस का एक्स क्यू माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब इसको तोड़ लेंगे, बात समझ गए होंगे मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं भाई, यहाँ पर आएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो गई -1 से 0। ये वाला जो माइनस है इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस, यहाँ पर आप माइनस ले रहे हैं, माइनस, और यहाँ पर जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है भाई 0 से 1 की, प्लस यहाँ पर ले रहे हैं एक्स की पावर 4/4 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है 1 से 2 की, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अगर 0 रखा तो यहाँ पर 0 जाएगा, -0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गई अपर लिमिट की बात। देन बीच में माइनस, अब माइनस का 1 रखो तो -1 की घात 4 प्लस 1 आएगा बटे 4 माइनस -1 की घात 2 कितना आएगा, -1 की घात 2 प्लस 1 आएगा बटे 2। इस तरीके से सिस्टम बना। देन माइनस, अब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस का 1/2 माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखने पर 0 - 0 बनना है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर अपर लिमिट रख रहे हैं तो ये हो रहा है 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 बटे 4 माइनस का 2 की पावर 2 जाएगा 4 बटे 2, और लोअर लिमिट 1 रखना है तो 1/4 माइनस का 1/2 निकलना, ठीक, इतना सिस्टम बनना है कुछ। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 0 हटा दो, -1/4 प्लस का 1/2, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/2, 0 हटा दो। अब यहाँ पर हो रहा है प्लस का 16/4 और माइनस का 4/2, माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/2, ठीक है। तो
तो यहाँ पर आप देख लेंगे क्या कुछ ऐसा है चीज़ जो कट सकती है, कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो क्या करो, लासा जो आ रहा है सिस्टम में, सीधे लासा ले लो आप, लासा है 4 का, ठीक है। लासा आपने 4 ले लिया, तो ये -1 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 2 से जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, प्लस 4 एकम 4 तो 16 हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 बार में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 4 एकम 4 ले लिया, प्लस का 2 दूनी 4 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से तो कितना हो रहा, प्लस की जो चीज़ें हैं 16, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये 2 2 4 16 20 20 2 22, ठीक है। तो ये मिला आपको 22, और जो निगेटिव चीज़ है -1 2, और ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो गया 10, और माइनस का 1 -11, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन में 4। तो कुल मिलाकर जो आंसर आ जाएगा 11/4, इस तरीके से था, ठीक है। तो कुछ ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 31 हो गया। उदाहरण नंबर 32 देखिए, आपका जो उदाहरण नंबर 32 दे रखा है, उदाहरण 32, ठीक है। सो उदाहरण नंबर 32 आपको क्या कह रहा है भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर x एंड dx, ठीक है। अब आपको सिस्टम याद होगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि प्रगुण नंबर 6 मैं आपको हर बार प्रगुण लिख के दिखाऊंगा कि भाई आप उससे याद होना जरूरी है ना। प्रगुण 6 जो अपन ने लिखा था, प्रगुण 6 क्या लिखा था कि -a से a fx dx बराबर ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx जब fx एक समफलन है, ठीक है। fx एक समफलन है, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने जो उदाहरण नंबर 31 लगाया, यहाँ पर कौन सा प्रगुण इस्तेमाल किया, प्रगुण नंबर 3 है ना, प्रगुण 3 इस्तेमाल किया था। प्रगुण 3 क्या था भाई कि a to b fx dx बराबर a to c fx dx प्लस c to a fx dx, ये प्रगुण इस्तेमाल किया था, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं भाई, उदाहरण नंबर 32 अपन लगा रहे हैं। तो जब fx एक समफलन है, कैसे पता चलेगा समफलन है, कि आपको देखना है f माइनस एक्स बराबर आपका पॉजिटिव का fx आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एक समफलन है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, समफलन निकालना। तो फंक्शन क्या आपका साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि fx बराबर आपने ले लिया साइन स्क्वायर x, सिंपल। ये इसको आप कह सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, है ना, साइन x का होल स्क्वायर। तो f माइनस एक्स को चेक कीजिए, किसको, f माइनस एक्स को। तो आप कह रहे हैं f माइनस एक्स बराबर कितना होगा कि साइन माइनस एक्स और इस चीज़ का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, अच्छा साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर निकल आएगा, माइनस का साइन एक्स और इस चीज़ का होल स्क्वायर। और माइनस का अगर हम वर्क करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो साइन एक्स का स्क्वायर, यानी आप कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, यानी सिस्टम बन गया एफ एक्स। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि f माइनस एक्स बराबर हो रहा है एफ एक्स। तो यहाँ से आपने कह दिया कि इसलिए फलन एक सम फलन है, ठीक है। फलन एक सम फलन हो गया। अब जब सम फलन हो गया तो आपको ये वाला सिस्टम लगा देना है, और अगर विषम होता तो आप सीधे सीधे आंसर 0 रख देते, ठीक है, सीधे सीधे आंसर 0 रख देते। तो चूंकि फलन एक सम फलन है, तो यहाँ से आपको दिया है कि माइनस का पाई बाई फोर पाई बाई फोर साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। भाई यही सिस्टम तो बनता है, देख लो भाई, है ना। क्या करते हैं, माइनस ए से ए के लिए हम बना देते हैं 0 से ए, ट्वाइस ऑफ 0 से ए एंड एफ एक्स डी एक्स। यही किया कब, जब एफ एक्स एक सम फलन है ना, और हमने ये दिखा दिया कि जो फलन है वो एक सम फलन है। बस इस तरीके से सोचना है, बात को समझिए, कोई दिक्कत है रिवर्स करके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कर देना, साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आप हल कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें हमें पीछे आप हल कर चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, मैं अगर बताऊँ आपको कि 2 से आपका 0 से पाई बाई 4 एंड साइन स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन का 2 एंड dx। तो सिंपली ये 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x एंड dx समाकलन कर देंगे तो 2 से 2 कट गया और ये हो रहा भाई 0 से पाई बाई 4 1 का मिलेगा x और कॉस 2x का हो जाएगा भाई साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। इसका तो अपने समाकलन कर दिया ना, तो लिमिट लगाएंगे इस तरीके से, समाकलन नहीं लेंगे और 2 से 2 कट गया था, लिमिट इस तरीके से 0 से पाई बाई 4। अब अपर लिमिट रखिए तो ये होगा पाई बाई 4 माइनस का 1 अपॉन 2 साइन 2 गुणे पाई बाई 4 ये आएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस का 1 अपॉन 2 साइन 2 गुणे 0 ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनना है भाई, पाई बाई 4 माइनस का 1 अपॉन 2 साइन 2 से 4 को काटेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस का 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 साइन 0, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का 1 अपॉन 2 साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 2 साइन 0 का मान 0। तो ये वाला सिस्टम पूरा आपका 0 हो गया, माइनस 0 ये 0 हो गया पूरा सिस्टम। और यहाँ से आंसर मिल गया पाई बाई 4 माइनस का 1 अपॉन 2, ये हो गया भाई आंसर। सिंपल चीज, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो, नहीं तो फिर रिवर्स करके फिर से देख लो, फिर से सुनो, चाहे जितनी बार देखो, चाहे जितनी बार समझो, लगाओ और हल करो और समझो, ठीक है। प्रैक्टिस करो और चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। उदाहरण नंबर 33, ठीक है। सो 32 देन 33, 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x एंड dx, ठीक है। तो आपने प्रगुण नंबर 5 पढ़ा था, ध्यान दीजिए, प्रगुण 5 क्या पढ़ा था, प्रगुण 5 से। तो प्रगुण नंबर आपका जो 5 था कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स ये सिस्टम आपका हो रहा था 0 से a एफ a माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। ये था प्रगुण नंबर 5। तो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ से इस सिस्टम को तो पहले आप मान लेंगे i 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्रगुण 5 इस्तेमाल करेंगे तो ये तो रहेगा i के ही बराबर। अब प्रगुण 5 इस्तेमाल किया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, प्रगुण 5 यहाँ पर अप्लाई किया तो 0 से पाई रहेगा और x के स्थान पे लेना आपको पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब भाई आपको ये याद रहना चाहिए कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है। साइन पाई माइनस एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, एक 100 पाई क्या कहलाएगा 180 में नो चेंज होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव का होता है तो ये रहेगा साइन एक्स, सिंपल। और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है तो पहली बात तो यहाँ समझिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। और अब कॉस 180 माइनस एक्स कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में 180 में नो चेंज है लेकिन कॉस निगेटिव का, तो ये जाएगा माइनस का कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो रहा था। अब चूंकि होल स्क्वायर है तो आपको मिलेगा तो पॉजिटिव का कॉस स्क्वायर एक्स, क्या मिलेगा पॉजिटिव का कॉस स्क्वायर एक्स। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, कक्षा 11 का मैटर है, ध्यान रखिएगा। ये सब जो मैंने अभी यहाँ पर बताया ये आपसे हर हाल में बनना चाहिए क्योंकि आपने कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहते हैं तो ये हो जाएगा भाई i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स, ये हो रहा था भाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। तो ये माना आपने समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, समीकरण 1 प्लस
2 से, ध्यान से समझिएगा। तो समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये i और i मिलके हो जाएगा 2i, और इस सिस्टम को जोड़ लेंगे पूरा, ठीक है, इस सिस्टम को आप जोड़ेंगे तो i और i कर दिया आपने 2i, और सिस्टम 1 जो था वो था 0 से पाई, यहाँ पर है x 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और दूसरा जो समीकरण था 0 से पाई माइनस x साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब सिंपली क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ें देखो, लिमिट एक जैसा है तो सब जुड़ जाएगा 0 से पाई, और यहाँ पर देखो कॉमन कितना है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये सिस्टम कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स एंड साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर ये x और पाई माइनस एक्स सीधे सीधे जुड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम था ये सिस्टम अपना कॉमन था दोनों ही उसमें, तो x और x कट रहा है तो ये x से x काट दिया, अब पाई को कॉमन निकाल दिया तो पाई कॉमन निकला 0 से पाई, और ये आप कह रहे हैं भाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब सिंपली कॉस x के स्थान पे हम रख रहे हैं t, माना कॉस x बराबर t, तो कितना मिल जाएगा कि माइनस का साइन x dx बराबर dt, तो आप कह रहे हैं कि भाई साइन x dx बराबर माइनस dt, ठीक है, इतना हो गया। और लिमिट चेंज कर दें अगर, तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए कि जब x बराबर 0, तो अच्छा x का मान 0 है तो यहाँ पर रखा आपने, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ रखी, तो cos 0 का मान कितना होगा 1 होगा, तो t का मान 1 जब x बराबर पाई, ठीक है, तो x का मान आपने पाई यानी 180 रखा, ठीक है, यहाँ पर। तो भाई cos 180 क्या होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, कैसे निकालते हैं देख लीजिए, cos 180 डिग्री बराबर cos 90 प्लस 90 प्लस 90 दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया, cos में ये चेंज होगा तो हो जाएगा माइनस, और दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, माइनस साइन 90 बराबर माइनस 1, कितना आएगा तो t बराबर माइनस 1, ध्यान रहेगा, cos 180 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब ये आप करेंगे, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ और सिस्टम ध्यान रखिएगा ये 2i का था सिस्टम, कितने का 2i के लिए, तो यहाँ से आप ले रहे हैं 2i बराबर पाई, एंड लिमिट क्या चेंज की, जब x बराबर 0 तो t बराबर 1, और जब x बराबर पाई तो t बराबर माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 आया था, है ना, जब x बराबर 0 तो t बराबर 1, x बराबर पाई तो t बराबर माइनस 1 आया था, ओके, यहाँ पर माइनस 1 ले लेंगे हम, माइनस 1 अभी बेहतर है ना, तो 1 एंड माइनस 1, और अभी आप चेंज करेंगे तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर साइन एक्स dx के स्थान पे आना है माइनस का dt, एंड cos x रख रहे हैं अपन t, ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस का dt, तो माइनस, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले तो माइनस को आप बाहर निकाल लेंगे, तो 2i बराबर माइनस का पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 से माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt, ठीक है, 2 का आप चाहो तो भाग दे लो, तो i बराबर हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 से माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt। अच्छा, आपको प्रगुण नंबर 2 याद होगा, प्रगुण 2 ये कहता है कि अगर आपने लिमिट को ऊपर नीचे किया, लिमिट को बदला, इंटरचेंज किया, आपस में ऊपर नीचे किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट को आपस में चेंज किया, तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1 और माइनस 1 को ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो माइनस का जो चिन्ह आपको आगे दिख रहा है ये हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, तो i बराबर आपने ले लिया भाई पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 1 से माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt, ठीक है। अच्छा, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपका प्रगुण नंबर 6 भी यहाँ पर अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि भाई प्रगुण 6 क्या है, प्रगुण 6 से, तो प्रगुण 6 ये कहता है कि अगर फंक्शन समफलन है, ठीक है, फंक्शन क्या कहता है कि यदि फंक्शन अगर समफलन है माइनस a से a f(x) dx बराबर, ये हो जाता है आपका ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) एंड dx,
ये हो जाता कि नहीं, जब एफ एक्स एक सम फलन है, ये सिस्टम होता है कि नहीं, बिल्कुल त्रिकोण 6 ये कहता है, ठीक है। और यहां पर आप क्या बता सकते हैं कि चूंकि 1/1 प्लस टी स्क्वायर एक समफलन है, एक सम फलन है, बिल्कुल है, देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने जब एफ एक्स एक समफलन है और समफलन की कंडीशन क्या है कि भाई एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, तो अगर आपने यहां पर एफ माइनस एक्स निकाला तो टी के स्थान पे क्या रखोगे, माइनस टी रखोगे। अब चूंकि माइनस टी का वर्ग भी प्लस टी हो जाएगा तो सिस्टम तो आपको एफ एक्स ही मिलेगा, इसका मतलब जो सिस्टम है वो एक समफलन है। कैसा फलन है, समफलन है। तो यहां पर आप कह रहे हैं, अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो आई बराबर पाई बाई 2 इंटू, अब ये चेंज हो जाएगा किसमें कि ट्वाइस ऑफ, लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट नहीं चेंज की अपन ने ना, हाँ लिमिट चेंज करना था, -1 से 1, क्योंकि अगर अपन प्रगुण 2 लगा रहे हैं तो लिमिट को ऊपर नीचे कर देंगे। तो पहले लिमिट थी 1 से -1, अब लिमिट आपने की -1 से 1, तो यहाँ पर जो ये प्लस का चिन्ह था इसको अपन ने यहाँ पर कर दिया प्लस का, और यहाँ पर अब प्रगुण नंबर 6 लगाया इस जगह पर क्या लगाया अपन ने, प्रगुण नंबर 6। तो प्रगुण 6 के हिसाब से क्या करेंगे, लिमिट जो -1 से 1 थी इसको कर देंगे 0 से a, यानी कि 0 से 1 कर दिया, लिमिट कर देंगे 0 से 1 और ट्वाइस कर देंगे, और ये फंक्शन है आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड टी टी। अब सिंपली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा पाई, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है भाई tan इनवर्स का टी, और लिमिट जाएगी 0 से 1 के लिए, सिंपल, ठीक है। हाँ ध्यान से समझते जाइएगा, अच्छा सवाल है, बढ़िया। तो ये हो रहा भाई tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0, तो कितना कह रहे हैं कि पाई, अच्छा यहाँ पर कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी tan पाई बाई 4 माइनस का tan इनवर्स यहाँ पर आएगा tan 0, ठीक है। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ये बचेगा पाई, यहाँ पर बचेगा पाई बाई 4 माइनस का 0, तो आई बराबर, सिस्टम आ गया अपने पास, आई बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4। इस तरीके के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे जहाँ पर प्रगुण नंबर 6 इस्तेमाल हो रहा होगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना। और इस तरीके का जो भी आंसर आता है आप आंसर उठा के देख लीजिएगा, इस तरीके के जो भी आंसर आएगा वो आपके इंपॉर्टेंट सवालों में से एक रहेगा, ध्यान रखना। ये बात मेरी नोट कर लीजिए कि इस तरीके के सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भी आपको आगे मिलते हैं, ठीक है। सो आपके पास सवाल था 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स बराबर आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 4। बढ़िया सवाल था, ध्यानपूर्वक लगाइएगा, 2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनने लगेगा सवाल, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। तो उदाहरण नंबर आपका 34, ठीक है। तो उदाहरण 34 आपको कह रहा है कि -1 से 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x एंड dx। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये फंक्शन एक आपका समफलन है। अगर समफलन है तो आप ट्वाइस ऑफ वाला लगा देंगे सिस्टम, और अगर विषम फलन निकला तो सीधे सीधे इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या लिया कि माना एफ एक्स बराबर साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, f माइनस एक्स, यानी साइन की पावर 5 माइनस एक्स इंटू कॉस की पावर 4 माइनस एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं कि साइन माइनस एक्स इसकी पावर 5 इंटू कॉस माइनस एक्स इसकी पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको पता साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स इसकी पावर 5 एंड इंटू में, अच्छा कॉस के अंदर अगर माइनस है तो माइनस बाहर निकल के पॉजिटिव बना देता है, यानी कॉस एक्स की पावर 4। तो यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस साइन की पावर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x। तो क्या मिला भाई, ये आपको मिला फंक्शन माइनस का fx, इतना मिला fx बराबर माइनस fx। तो यहां से आप क्या कह देंगे कि इसीलिए फलन
एफ एक्स बराबर साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x एक विषम फलन है। कैसा फलन है? विषम फलन है। और विषम फलन की स्थिति में प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है आपको भाई? प्रगुण 6 से, तो प्रगुण 6 आपको याद होना चाहिए कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स 0 हो जाएगा यदि एफ एक्स एक विषम फलन है। क्या फलन है? विषम फलन है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपका 0 हो जाएगा। विषम फलन का मतलब क्या है कि f माइनस एक्स, कितना? f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स मिल गया। और यही चीज़ आपको मिल रही है, देख ले सकते हैं, ये चीज़ आपको मिली सिस्टम में। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया कि यहाँ से आप दिखा देंगे कि इंटीग्रेशन भाई क्या था? इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स बराबर 0। और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीज़ है आंसर। इस तरीके से सोचना, ठीक है? समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण नंबर 35 देखते हैं, ठीक है? उदाहरण 35। तो उदाहरण भाई 35 आपको कह रहा है कि 0 से π/2 एंड साइन की पावर 4x अपॉन में π/2 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x एंड dx। तो प्रगुण नंबर 5 लगाएंगे और यहाँ पर इसको मान लेंगे i के बराबर। तो i बराबर ले लिया आपने 0 से π/2। सवाल है साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड dx, और समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब यहाँ आप लगा रहे हैं प्रगुण 5 से। तो भाई प्रगुण 5 क्या कहता है आपको कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है? हाँ, अब इसको अप्लाई करेंगे। देखो, आपको प्रगुण पूरा नहीं लिखना है। आप अगर प्रगुण नाम भी दे रहे हैं और अगर आप एनसीईआरटी से P0, P1, P7, P6, P4, P3 ये भी लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हाँ, और अगर आप प्रगुण पूरा लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके ऊपर है। प्रगुण पूरा लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? बस, तो आई बराबर यहाँ पर अगर आपने प्रॉपर्टी 5 का इस्तेमाल किया तो 0 से π/2 क्या होता है भाई कि साइन की पावर 4 एंड π/2 माइनस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा साइन की पावर 4 एंड π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 एंड π/2 माइनस एक्स। सिंपल, इतना हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ समझिए कि साइन की पावर π/2 माइनस एक्स क्या होगा? ये आपसे होना चाहिए भाई, साइन π/2 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स पहले से तो था, उसमें 90 के हिसाब से चेंज होगा तो हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है? तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इस हिसाब से क्या मिल जाएगा यहाँ पर? अगर मैं कहूँ आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस की पावर 4x अपॉन में यहाँ पर आना है, पहले तो आएगा कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x एंड dx। अब यहाँ पर सिस्टम इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर 0 से π/2 कॉस की पावर 4x अपॉन यहाँ पर ले लीजिए साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड dx। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब सिंपली समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो 1 प्लस 2 के आधार पे क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा i प्लस आई, और समीकरण 1 था 0 से π/2 साइन की पावर 4x, जो सवाल था वही तो समीकरण 1 था, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस, और यहाँ dx, और समीकरण नंबर 2 बनाया आपने कि 0 से π/2 कॉस की पावर 4x dx अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अच्छा, लासा लेंगे तो लासा तो आएगा भाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ऊपर जो सिस्टम बन जाएगा ये आ जाएगा भाई 0 से π/2, ये ऊपर बन जाएगा भाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड dx। तो ये ऊपर नीचे कट रहा है सिस्टम,
तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2i बराबर 0 से π/2 एंड ये 1 इंटू dx। कितना सिंपल हो गया, ठीक है। अब अगर आपने सवाल नहीं लगाए हैं तो मुश्किल आ जाएगी आपको सवाल लगाने में, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी लगानी ही, इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपको सवाल गलत हो जाएगा, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सीखा है, नहीं समझा है, ठीक है ना। सो 1 का आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन 1 का एक्स होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, 1 का होता है एक्स, और यहाँ आएगा 0 से π/2, तो लिमिट रख देंगे 2i बराबर π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर π/2। सो यहाँ से आपको मिल गया i बराबर π/2 और अपॉन में यह 2 जाएगा, सो i बराबर कितना मिल गया 5/4। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये हो गया आंसर, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस तरीके से करना, और मैंने बता दिया मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से एक है, ठीक है ना। आगे बात करते और उदाहरण नंबर 36 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 36 आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से π/3 dx, यहाँ पर 2 बार dx लिख दिया मैंने, और dx अपॉन का 1 प्लस रूट ऑफ 10x। तो सबसे पहली बात, इसको I ले लिया, इंटीग्रेशन π/6 से π/3 और 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x एंड dx। तो 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो रहा π/6 से π/3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x अपॉन का कॉस x एंड dx, ठीक है। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि π/6 से π/3 1 अपॉन लासा आएगा अंडर रूट ऑफ कॉस x, और ये जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x एंड dx, और अंडर रूट ऑफ कॉस x ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा π/6 एंड π/3 अंडर रूट ऑफ कॉस x अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन x एंड dx, ठीक है। ये सिस्टम बना। अब यहाँ पर i बराबर हो गया, यहाँ पर आप लगा रहे हैं प्रगुण नंबर 4, ठीक है, प्रगुण 4 से। तो भाई प्रगुण 4 में याद दिलाऊं आपको, a2b fx dx बराबर होता था a2b f a प्लस बी माइनस एक्स एंड dx। ये आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और अभी यहाँ पर आपने ले लिया i बराबर प्रगुण 4 इस्तेमाल किया, तो π/6 से π/3, और यहाँ पर क्या करेंगे कि अंडर रूट ऑफ कॉस ये होगा π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स इतना, प्लस अंडर रूट ऑफ साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ठीक है। इस लुक लाइक π/3 माइनस π/6 प्लस π/6 माइनस एक्स, ठीक है, हल्का सा रिदम बनता है, हाँ। सो ये dx, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, अच्छा π/3 प्लस π/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/6, है ना, यानी कि π/2 निकल के आएगा। देख लीजिए लासा आएगा 6 का, यहाँ पर बनेगा 2π प्लस पाई, तो ये निकल के आएगा 3π/6, यानी 3 से काटेंगे तो π/2 निकल के आएगा, ठीक है। तो बेसिकली π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स कितना हो रहा है π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो π/2 माइनस एक्स ले रहे हैं, और 90 माइनस एक्स कितना हो जाए, पहले चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव रहते हैं, 90 के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई साइन एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से आप चेंज कर रहे हैं π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप कन्वर्ट कर दीजिए π/3 एंड π/6, यहाँ पर आ जाएगा भाई साइन एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स एंड dx, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरीके लिख लेंगे π/3 अपॉन ये लोअर लिमिट π/6, और ये है भाई साइन एक्स
अपॉन में इसको ले लीजिए अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स, और ये आपका आई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 2 मानना है, और फिर वही बात समीकरण 1 प्लस 2 से। तो समीकरण 1 प्लस 2 से अब ध्यान दीजिए भाई, समीकरण 1 आपको ध्यान है, ये आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। ये था समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा कि आई प्लस आई बराबर इंटीग्रेशन π/3 π/6, और ये ले लिया अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, पहले अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स था। ठीक है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स था फर्स्ट समीकरण में, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ π/3 टू π/6, एंड ये है भाई समीकरण नंबर 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, सो जोड़ देंगे, लासा आपको पता है, एलसीएम यहाँ पर आ रहा है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और ऊपर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। सो 2i बराबर ले लिया π/6, यहाँ π/3, एंड ये हो गया अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। अब सिंपली ऊपर नीचे आप कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो 2i बराबर π/6 एंड π/3 1 इंटू डी एक्स। ओके, सो 2i बराबर x का क्या 1 का क्या बनेगा, x बनेगा, और यहाँ पर ले रहे हैं आप π/6 एंड π/3, और ये हो रहा भाई 2i बराबर π/6 माइनस का π/3, सो 2i बराबर लास आएगा 6 का, ये हो गया पाई माइनस का 2π। ठीक है, सही था सिस्टम, π/3 ऊपर था आई थिंक, है ना, π/3। हाँ, यहाँ पर अपन ने पूरे सिस्टम में गलती कर दी। यहाँ पर देखिए, गौर करेंगे सवाल में जो था, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, π/3 ऊपर था, π/6 नीचे था, और अपन ने यहाँ से थोड़ा मिस्टेक कर दिया इस जगह से, यहाँ पर तो π/3 ऊपर और π/6 नीचे, इस तरीके से था सिस्टम। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो अपन ने चेक कर लिया है 3 and 6। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा रिदम बिगड़ गया 3 and 6, लेकिन नो प्रॉब्लम, ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर अपन ने नहीं देखा, पकड़ ली बात, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाता है कभी कभी, कोई समस्या नहीं है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये 3 and 6 और 3 and 6, लासा यहाँ पर आएगा कितना आपका 6 का, और यहाँ आप ले रहे हैं 2π माइनस का पाई, सो 2i बराबर π/6, i बराबर π/6 मल्टीप्लाई 2। तो अब सिस्टम यहाँ से कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि π/6 से ये था π/3 एंड dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x। ठीक है, और dx फिर से क्यों ले रहे हैं, दो बार dx ले, बराबर π/12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से π/6 प्लस π/3 माइनस x, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 37। ठीक है, बेहतरीन सवाल है उदाहरण नंबर 37, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस सवाल को। 0 से π/2 log sin x एंड dx। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्रगुण नंबर 5 लगाएंगे। ठीक है, तो इसको i मान लेंगे, i बराबर आप कर रहे हैं कि 0 से π/2 log sin x एंड dx, और आपको पता है इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लगाएंगे प्रगुण 5। ठीक है, प्रगुण 5 से, तो ये प्रगुण 5 है क्या कि 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x एंड dx,
है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन π/2 माइनस का x, इतना ले रहे हैं, ठीक है, और dx। ओके, अब साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर cos x, सीधा सीधा। तो 0 से π/2 लॉग cos x एंड dx, ये हो गया i, और इसको कह रहे हैं आप समीकरण नंबर 2। अब सिंपली समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से, अब समीकरण 1 + 2 से कह रहे हैं तो ये क्या है, i बराबर 0 से π/2 log sin x समीकरण नंबर 1 था, और i बराबर 0 से π/2 log cos x dx ये समीकरण नंबर 2 था। तो जोड़ देंगे तो i बराबर 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx, इतना हो जाएगा। देन यहाँ कह रहे हैं आप 2i बराबर 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x एंड dx। अच्छा, log a प्लस log b हो जाता है आपका, दोनों में गुणा हो जाएगा, log a इंटू b, यानी आप ले रहे हैं 0 से π/2 log sin x इंटू cos x एंड dx। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि 0 से π/2 इसमें ले लीजिए log, अब देखो sin x इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ पर आपने ऊपर नीचे 2 का गुणा भाग करा दिया, 2 का ऊपर गुणा करा दिया, 2 का नीचे भाग ले लिया, इस तरीके से बैलेंस बना रहा dx, ठीक है ना। यहाँ पर sin 2x बना रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया कि 0 से π/2 log sin 2x अपॉन में 2 एंड dx। अच्छा, log a अपॉन b हो तो कर देते हैं log a माइनस log b, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 एंड dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को अलग अलग कर लेंगे। तो 0 से π/2 log sin 2x dx और माइनस का 0 से π/2 log 2 एंड dx। और ये सिस्टम जो चल रहा था ये 2i के बराबर चल रहा था, ध्यान रखिएगा, इसके बराबर ले रहे थे अपन, 2i के बराबर अपन ये पूरा सिस्टम लेके चल रहे थे। अब यहाँ पर क्या करना है, गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो इसको आप चेंज कर लीजिए, 2x है तो इस 2x को आप t मान के चल रहे हैं, और ये सिस्टम तो बड़ा आपका आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने माना 2x बराबर, माना 2x बराबर t, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 dx बराबर dt, समझिएगा बात। सो dx बराबर आप कह रहे हैं dx बराबर dt अपॉन 2, कितना कह रहे हैं भाई, dx बराबर, यहाँ आपने कहा कि dx बराबर dt अपॉन 2, इतना कहा, ठीक है। और दूसरी बात, अब लिमिट भी आप कन्वर्ट करेंगे, जब x बराबर, अब यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपने x का मान जब 0 रखा तो t का मान कितना निकलना भाई, 0 निकलना। फिर जब x बराबर π/2 तो t बराबर हो जाएगा पाई। देखिए x का मान अगर आपने π/2 रखा तो आपको पता है कि 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ पाई, तो t की वैल्यू आएगी पाई, और सिर्फ पहले वाले हिस्से में कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2i बराबर लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, और यहाँ पर ले लिया आपने log sin t इंटू dt अपॉन 2 माइनस का, यहाँ log 2 को बाहर निकाल सकते हैं, इस सिस्टम में log 2 बाहर निकाला, और log 2 बाहर निकाला और बन हो जाएगा अंदर, log 2 बाहर निकालने पर 0 से π/2, और यहाँ पर बचा 1 इंटू का dx, सिंपल, ठीक है। अब क्या, 2 को बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले, तो 1/2 बाहर निकाला, 0 से पाई log sin t इंटू dt माइनस का log 2, 0 से π/2। अच्छा, यहाँ पर 1 का हम कर सकते हैं x, 1 को कर लीजिए आप x में कन्वर्ट, तो ये हो गया 0 से π/2। अब सिंपली, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन है, इसलिए कहा था मैंने, बहुत ध्यान से 2 बार प्रैक्टिस करके इस सवाल को लगाइएगा। इस स्थान पे आप इस्तेमाल करेंगे प्रगुण नंबर 7, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी समझ लीजिए। देखो यहाँ इस पाई को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये है भाई 1/2 इंटीग्रेशन 0, इसको लिख सकते हैं 2 एंड π/2 log sin t इंटू का dt, ठीक है।
और चाहो तो प्रगुण नंबर आप 1 भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो प्रगुण 1 बाद में कर लेंगे, चाहे भी कर लेते, पहले प्रगुण नंबर 1 लगा लो इसमें, ठीक है। पहले वाले हिस्से में प्रगुण 1 लगा लो। तो यहाँ आप लगा रहे हैं प्रगुण 1 से। प्रगुण 1 क्या कहलाता है भाई? प्रगुण 1 ये कहता है कि आप समाकलन चर जो है वो बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 1/2 0 से पाई log sin x इंटू का dx माइनस का यहाँ पर हो रहा भाई log 2 एंड पाई बाई 2 माइनस 0, ये तो आपका इतना हो जाएगा। और यहाँ पर आप लगा देंगे प्रगुण 7, ठीक है। प्रगुण 7 लगाने से पहले इसमें लिमिट को थोड़ा आप सही कर लें। लिमिट आप ऐसे कर सकते हैं कि 0 और पाई के स्थान पे लिख सकते हैं 2 एंड पाई बाई 2। अब आप प्रगुण 7 की तरफ रुख करते हैं। प्रगुण 7 में आपको समझाता हूँ क्या, ये है पाई बाई 2 यहाँ पर। तो प्रगुण 7 आपको याद होनी चाहिए कि प्रगुण 7 से, ठीक है। तो भाई प्रगुण नंबर जो 7 था वो था कि 0 से 2a f x एंड dx बराबर ट्वाइस ऑफ 0 से a एंड एफ एक्स dx, जब f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखना कि 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो रहा, और 2a क्या है? 2a आपका ये है 2 पाई बाई 2, है ना। तो यहां पर आपने क्या कहा कि एफ एक्स आपने ले लिया log sin x, और 2a के स्थान पे आपको रखना है 2 पाई बाई 2। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि एफ 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर आपने कह दिया एफ पाई माइनस एक्स, ये चीज यहां पर आप रखते हैं। सो log sin पाई माइनस एक्स। अब sin पाई माइनस एक्स कितना होता है भाई? आपको पता है sin x होता है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा? एफ एक्स। तो आपने ये देखा कि एफ 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर एफ एक्स मिला, यानी ये कंडीशन सिद्ध हो गई कि एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो होता क्या है आप ये देख लीजिए कि जो लिमिट में ये 2 है, इस 2 को हम आगे लेते हैं। देखिए ना, यहाँ a बचा, यहाँ पहले 2a था, अब बचा a। तो क्या किया कि जो लिमिट के साथ 2 था उसको आपने आगे निकाल दिया। तो यही यहाँ पर भी करेंगे। तो ये वाला जो 2 है, इस 2 को आप आगे निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है। सो सिंपली आप आगे निकालते तो यहाँ से आपका सिस्टम कितना चल रहा था? 2i चल रहा था, और 1/2 था इंटू 2 बाहर निकाला। देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर 1/2 था, इस 2 को आपने बाहर निकाल लिया, और ये बनेगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 log sin x dx माइनस का इतना, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin x एंड dx माइनस ये सिस्टम है पाई बाई 2 एंड log 2 माइनस पाई बाई 2 एंड log 2। तो 2 से 2 काट दिया, ये हो गया 2i बराबर 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये है 0 से पाई बाई 2 log sin x एंड dx माइनस का पाई बाई 2 एंड log 2। अच्छा, इसको कुछ देख के याद आ रहा है? 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ये क्या था? यही तो सवाल था जिसको आपने i मान लिया था, है ना। तो 2i बराबर ये हो गया i माइनस का पाई बाई 2 एंड log 2। तो i इस तरफ आएगा। सो 2i माइनस i बराबर माइनस का पाई बाई 2 एंड log 2। तो i बचा माइनस का पाई बाई 2 log 2। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहां से आपने कह दिया कि भाई अतः सॉल्यूशन हो गया 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर माइनस का पाई बाई 2 एंड log 2। ये रहेगा आंसर। समझ में आई बात? अच्छा, ये सवाल आपको सिद्ध करने में भी आता है, डायरेक्ट भी पूछता है कि भाई सिद्ध करो इतना या फिर ज्ञात करो इतना, है ना। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है, मौज आई है, मजा आया है तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और एक काम आपको हर हाल में करना है, कमेंट्स। आपको अपनी राय सुझाव जो भी आपको लगता है, आपके अंदर से आत्मा से जो भी निकलता है, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना है। कमेंट्स आपको हर हाल में करना ही करना है। आप थोड़ा सा कमेंट्स करते हैं, कुछ जाता नहीं है, लाइक करने में भी, सब्सक्राइब करने में भी, कमेंट्स करने में आपको कुछ नहीं हर्ज होगा। थोड़ा सा हमको बेनिफिट मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और गुरु दक्षिणा के तौर पे आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपको जो वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं उसके लिए इतना सा कुछ काम आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट
इंटरैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर भी बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस पर आप वहाँ पर हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 7.11 7.11 के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है प्ले स्टोर में, जाइए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।